बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर लैब को फिजिक्स लैब कोर्स। और आज के अंदर जो है हम पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसके हम रिसेंटली पढ़ रहे थे। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उससे रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे, जो हमारा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, इट इज़ रिलेटेड टू दी एक्सपेरिमेंट नंबर 1, डिटरमाइन दी वेवलेंथ ऑफ द लेजर लाइट बाय यूजिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा ये सीखेंगे। उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होगा, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या होगी, और किस तरह से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का पहला लेक्चर जो है इस बारे में है। ये हमारा जो पहला टॉपिक है, अपना एक्सपेरिमेंट है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द आवर लैब कोर्स एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स लैब कोर्स PHY 512 MSc फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर स्प्रिंग 2021। So in the previous lecture we have talked about measurements by diffraction, analytical methodology for slits के ऊपर बात कर चुके हैं हम। फिर हमने analytical methodology for diffraction grating के लिए बात की। आइए इन्हीं सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बेसिक कंडीशन फॉर मेजरमेंट्स बाय डायफ्रैक्शन उसकी बात करें, उसकी एक रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे, जो कि है डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लेजर लाइट बाय यूजिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो ये हमारा आज का मेन फोकस है। डायफ्रैक्शन कंडीशन क्या होती है? डायफ्रैक्शन जो है दैट इज द बेंडिंग ऑफ वेव्स, और डायफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। जैसा कि आप जान सकते हैं कि सबसे पहला होता है कि इंसिडेंट वेव जो है वो किसी ऑब्स्टेकल के गिर्द एजिस पे मूव करती है या बेंड होती है, एंड द सेकंड इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्स्टेकल। तो इस तरह से इसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्स्टेकल की, ये इस पे भी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ऑब्स्टेकल की खसूसियात और इंसिडेंट वेवलेंथ की नेचर जो है, और उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी वेवलेंथ, दोनों पे ये सारा कुछ डिपेंडेंट है। तो अगर हमारे पास कोई वेव है और वो इंटरेक्ट करती है किसी ऑब्स्टेकल के साथ, तो जब वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस इंटरेक्शन की जो बेसिक कंडीशन है कि डायफ्रैक्शन कब होगी, तो द मेन पार्ट इज दैट कि ये जो वेवलेंथ का जो साइज है वो ऑब्स्टेकल के साइज के कंपेरेबल है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो फिर आपके पास डायफ्रैक्शन के होने के चांस जो है वो मैक्सिमम हो जाते हैं। और फिर इस कंडीशन को हम डायफ्रैक्शन कंडीशन कहना शुरू कर देते हैं। और वेवलेंथ और इसका साइज, अपर्चर और द शेप ऑफ अपर्चर। तो अगर आप देखें, तो अगर इसका वेवलेंथ का साइज और इसका अपर्चर जो है वो अगर एक दूसरे के साथ बराबर हो जाते हैं, एंड दे हैव दिस वे, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और ये वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो वी गॉट दिस एज लैम्डा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू ए है। So in this way we got here a condition। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप जिस रेंज की वेवलेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं उस रेंज के मुताबिक जो है आप ऑब्स्टेकल यूज़ करें, तो डायफ्रैक्शन कंडीशन इजीली अचीवेबल है। एंड द सेकेंडली, आप इजीली डायफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं उस मतलूबा ऑब्स्टेकल के लिए। तो इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो पहला टास्क है, आज हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है, वो हमने अननोन वेवलेंथ को फाइंड करना है बाय यूजिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो ऑब्वियसली ग्रेटिंग की जो स्लिट्स का साइज होना चाहिए वो वेवलेंथ की साइज के कंपेरेबल होना चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी आर कमिंग फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम लेजर लाइट यूज़ करें जो कि विजिबल होती है, तो ऑब्वियसली जो ग्रेटिंग का साइज है वो नैनोमीटर रेंज के अंदर होना चाहिए, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारा पहला एक्सपेरिमेंट जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम वेवलेंथ, अननोन वेवलेंथ को फाइंड करेंगे जो कि लेजर लाइट की है, बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और लेजर लाइट से डायफ्रैक्शन कैसे होगी आज हम सीखेंगे। तो आइए, एक्सपेरिमेंट है जी हमारा। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है हमारे कुछ पार्ट्स हैं। सबसे हिस्सा जो पहला होगा वो है रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स का। सबसे पहले जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट लिखेंगे तो उसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है वो उसका रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स का है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड स्टेप्स टू फॉलो। तो जो दूसरा हिस्सा है वो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप का और स्टेप्स टू फॉलो।
मीन टू से आपने जितने भी रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स के अंदर हिस्से थे, चीज़ें थी, उनको कैसे जोड़ा गया है और किन-किन स्टेप्स के मुताबिक उनको इस्तेमाल किया गया। थर्ड वन जो है वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड किस सेंस में कि आपने किस थ्योरी के मुताबिक इन सारे कॉन्सेप्ट और ऑब्जर्वेशंस को कंडक्ट किया है, वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का हिस्सा है और ये इसके मुताबिक चलेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को लगा रहे हैं उसका उसकी जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो आपके पास बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए। अगर आपके पास वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है देन यू डोंट नो अबाउट दैट कि आप कौन सी साइंस को पढ़ रहे हैं। सो टू जस्टिफाई द साइंस द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आर बेस्ड अपॉन द लॉज एंड सम रूल्स जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड के मुताबिक एप्लीकेबल और एक्सेप्टेबल होते हैं और इस वजह से हम उनको ज़रूरी तौर पे समझना आसान ज़रूरी है। अगर आपके पास वो बेसिक लॉज और रूल जो है वो नहीं पता तो फिर आप एक अच्छा एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट नहीं कर पाते और उसके अंदर जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर ज़्यादा कमियां रह जाती हैं, इसलिए हम इसको फिर एरर का नाम भी देते हैं। फिर उसके बाद जब आपने एक्सपेरिमेंटल लगा लिया और उसकी साइंस को समझ लिया है तो फिर आप ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन के काबिल हो जाते हैं। जब आप ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस करते हैं तो फिर आप अपनी कोई ना कोई मतलूबा वैल्यूज को मुहैया करने की कोशिश करते हैं। जब आप चीज़ों को मुहैया करते हैं तो ऑब्वियसली उन चीज़ों को किसी न किसी फार्मूला के मुताबिक किसी न किसी रिजल्ट की फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा और उन न्यूमेरिकल रिजल्ट्स को हम फर्दर जो है वो अपने एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ क्या करने की कोशिश करेंगे, कंपेयर करने की कोशिश। जब ये रिजल्ट्स जो है वो दूसरे रिजल्ट्स के साथ कंपेयर होते हैं तो फिर हमारे एक्चुअल रिजल्ट और कैलकुलेटेड रिजल्ट में जितना फ़र्क होता है उसको फिर हम एरर कहते हैं और इस प्रोसेस को एरर एनालिसिस कहते हैं। तो फिर एरर एनालिसिस करने के बाद हम ये जस्टिफाई करते हैं कि आया कि हमने जिस हिस्से को पढ़ा है क्या वो दुरुस्त है और क्या हमने बेहतर फाइंडिंग की है। तो इसका एक छोटा सा असूल है कि अगर आपका एरर जो है वो 5% से थोड़ा है, अगर आपका एरर 5% से थोड़ा है तो आप इसको एक्सेप्टेबल करार दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एक्सेप्टेबल करार नहीं दे सकते। इसका तरीका क्या होगा कि अगर ये 5% से थोड़ा नहीं है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रीविजिट करेंगे उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के हवाले से, एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स के हवाले से, ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन के हवाले से, फिर रिजल्ट्स के हवाले से। फिर उसके अंदर कमियों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए। फिर ये साइकिल चलता जाएगा और आप 1-2 दफ़ा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद इसके किसी न किसी एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि एरर जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं, पर्सनल एरर हो सकते हैं, रैंडम एरर हो सकते हैं और इसी तरह से सिस्टमैटिक और एरर भी हो सकते हैं। तो अगर किसी पर्सनल एरर वो हमारी जो है अपनी गलती की वजह से होते हैं, तो उस हवाले से जो है पर्सनल एरर जो है वो ज़्यादातर हमारी इनएक्सपर्टीज़ की वजह से होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे पहले चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझें, फिर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को समझें, फिर उसके बाद हम अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें, ताकि हमारा जो पर्सनल एरर है वो कम से कम हो सके। सेकेंडली जो है वो है सिस्टमैटिक सिस्टम का एरर। तो हम कोशिश करें कि आप सिस्टमैटिक एरर के बारे में जानें ताकि हमसे वो गलती ना हो जो सिस्टम के अंदर हो आ सकती है और इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हम एज इट इज उस गलती को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उस हवाले से जो है हमें से जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर को भी मद्देनजर रखना होगा। Third one जो है that is called the random error or it could be of any reason. It could be of physical conditions of the system or it could be of you can say environmental changes in the system. तो उस वाले से हमें उनके बारे में भी मद्देनजर रखना होगा क्योंकि ये तरह के भी एरर जो है हमारे लिए मसला पेश कर रहे हैं या नहीं करते। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप और फर्दर चीज़ों को कंडक्ट करेंगे।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना एक्सपेरिमेंट पहला कर रहे हैं, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लेजर लाइट बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो उस वाले से आइए सबसे पहले जो है हम अपने पहले पार्ट को स्टडी करते हैं आज के एक्सपेरिमेंट को, दैट इज द ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। तो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड के अंदर क्या क्या होगा, आइए पहले नाम पे फोकस करते हैं। लेजर लाइट, इसका मतलब हमें एक लेजर चाहिए और उसके बाद हमें ऑब्वियसली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग चाहिए। ठीक है जी। तो ये तो दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब सबसे जो पहला पार्ट है वो हमारे पास है हीलियम नियॉन लेजर का। तो आपने एक लेजर लेनी है और लेजर की जो टाइप हम लेना चाह रहे हैं वो हीलियम नियॉन लेजर है। तो आप सब लोग जानते हैं कि हीलियम नियॉन लेजर एक्चुअली दीज आर द गैस लेजर। और ये आपके पास जो है रेड कलर में आई जाती है। तो ये इस तरह का स्टैंड और इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है और ये हमारा सबसे पहला अapparatus होगा। तो लैब के अंदर भी आपको इस तरह का होल्डर वगैरह और ये सब कुछ मिल जाएगा और आप इस लेजर लाइट को यूज करेंगे। सेकेंडली जो है वो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग 600 लाइन्स वाली। तो ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है और ये इसके अंदर 600 लाइनें होनी चाहिए। तो इसका जो आपके पास एलिमेंट है वो 600 लाइन्स का है। तो ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की पिक्चर है और ये इस तरह का सेटअप होगा। ओके जी। तो ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्चुअली फ्लॉपी की तरह होती है और इसके अंदर एक यू कैन से मिरर शीशा होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके ऊपर बारीक बारीक लाइनें लगाई जाती हैं, उसको हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं। तीसरा हिस्सा जो है वो स्क्रीन का है। स्क्रीन अमूमी तौर पे हम वाइट पेज को भी रख सकते हैं और इस तरह की स्पेशल स्क्रीन भी होती हैं जिसको ऑप्टिकल स्क्रीन कहा जाता है। इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का फोकस नजर आ रहा है, इन द सेम वे जब लाइट पड़ेगी तो उस स्क्रीन के ऊपर वाइट होने की वजह से भी वहाँ पे डिफरेंट जगहों पे ये रेड स्पॉट नजर आना शुरू हो जाएंगे जब आप उस पर लेजर लाइट फॉल करेंगे। चौथा हिस्सा है ऑप्टिकल टेबल एंड ग्रेटिंग होल्डर। ऑब्वियसली स्क्रीन को और ग्रेटिंग को किसी न किसी सेटअप के लिए जोड़ने के लिए ऑप्टिकल टेबल और होल्डर वगैरह चाहिए होते हैं। तो अमूमी तौर पे कुछ इस तरह से हमारे पास ऑप्टिकल टेबल और ग्रेटिंग होल्डर अवेलेबल होते हैं। द लास्ट वन जो है वो मेजरिंग टेप है। आप जानते हैं कि हमने जब डायफ्रैक्शन की टाइप्स पढ़ी थी तो उसमें कहा था कि स्क्रीन से जो डिस्टेंस है आपका और जो डायफ्रैक्शन वाले पार्ट से जो स्क्रीन तक का फासला है वो भी मेजर किया जाता है और वो बहुत जो है वो कलीदी किरदार अदा करता है। तो इसलिए इसको देखने के लिए हमारे पास जो है वो मेजरिंग टेप का होना भी ज़रूरी है। तो ये हमारा रिक्वायर अपरेटस है और इसके मुताबिक जो है हम अपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास हमें तकरीबन 5 चीज़ें चाहिए। हीलियम नियॉन लेज़र चाहिए, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग चाहिए 600 लाइनों वाली, और इसको हम 600 ग्रूव्स भी कहा जाता है लाइन्स की बजाय, और स्क्रीन चाहिए, ऑप्टिकल टेबल एंड ग्रेटिंग होल्डर एंड मेजरिंग टेप चाहिए। द सेकंड पार्ट जो है वो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आपने ये सारी चीज़ें ले ली हैं और आपके सामने पड़ी हैं, अब इनको लगाना कैसे है, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे जोड़ी जाएंगी देखें। ये सिंपल सेटअप के अंदर जोड़ दी जाएगी। अगर आपको नोट करें तो यहाँ पे क्या है, ये लेजर लाइट पड़ी हुई है, ये आपके पास एक रेटिंग और का होल्डर है, और ये आपके पास जो है ये स्क्रीन है, पेज पेज लगाया हुआ है जी उन्होंने स्क्रीन, और ये आपका रूलर है जो मेजरिंग टेप के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट स्पॉट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो ये वाला हिस्सा आपके पास जो है ज़्यादा ब्राइट है और ये डल है। तो ये डायफ्रैक्शन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और ये डायफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट हो रहा है। तो अगर आप स्कीमेटिकली देखें या फिर आपको देखा जाए कि अगर हमने इसको स्कीम के मुताबिक देखना हो तो ये लेजर लाइट है जी, ये हमारा होल्डर है। जब ये स्क्रीन के ऊपर फॉल करते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो है ये डिफरेंट मैक्सिमास वगैरह जनरेट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर की लाइट यहाँ से एंटर हो रही है, जिसके नतीजे के अंदर यहाँ पे मैक्सिमास जो है वो जनरेट हो रहे हैं और डिफरेंट पैटर्न पे अपार्ट हो रहे हैं। तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आइए इस स्कीम को समझते हैं जो रिसेंटली अभी हमने देखी थी। ये है जी लेजर लाइट सोर्स
और इसने ग्रेटिंग एलिमेंट के ऊपर फॉल करना है। जैसे ही लेजर लाइट फॉल करेगी तो ये सेंट्रल स्पॉट होगा जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। ओके, उसके बाद इस सेंटर वाले पॉइंट से जो पहला पॉइंट होगा, जो पहला मैक्सिमा या रेड कलर का पॉइंट होगा, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। फिर दूसरे पॉइंट को हम सेकंड ऑर्डर और फिर तीसरे पॉइंट को हम थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा कहेंगे। ओके, अब जब पहला मैक्सिमा इन द सेम वे ये भी फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा और थर्ड मैक्सिमा होगा। स्क्रीन से ग्रेटिंग तक का जो एलिमेंट का जो डिस्टेंस होता है वो हम डी कहते हैं, कैपिटल डी कहते हैं। और उसके बाद देखिए आपके पास जो है ये डिस्टेंस वगैरह मेजर करना शुरू कर। अगर आप फोकस करें तो इसको लेके हम इनकी ऑब्वियसली वेवलेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो सोचने वाली बात है कि हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे, वो है इसके दरमियान बनने वाला एंगल। अगर ये फर्स्ट मैक्सिमा है तो ये एंगल थीटा 1 होगा, अगर सेकंड मैक्सिमा है तो ये थीटा 2 होगा, और अगर ये थर्ड मैक्सिमा है तो ये एंगल क्या है, थीटा 3 होगा। अगर आप फोकस करें तो ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप एक बन रही है सिंपल ट्राइंगल। ये पहली ट्राइंगल बन रही है, ये दूसरी ट्राइंगल बन रही है, और इस तरह से ये तीसरी ट्राइंगल बन रही है जो मैं लास्ट में बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये तीनों ट्राइंगल बन रही हैं और ये इधर तक भी बनती है। तो ये डबल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम एक दोनों पॉइंट्स अगर एक जैसे हैं तो हम सेंट्रल पॉइंट के मिडिल से उसको चूज करेंगे उस वैल्यू को, और थर्ड पॉइंट के एंड तक जाएंगे। तो ये हमारा पहला, यू कैन से द पोजीशन ऑफ द वाई राइट मैक्सिमा आ जाएगा। तो ये पहली कंडीशन हमारी है कि इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, बहुत इजी है भाई। आइए इसको हम देखते हैं। अगर आपके पास देखें तो अकॉर्डिंग टू दी बेसिक इक्वेशन ऑफ ग्रेटिंग, हमारे पास जो इक्वेशन है ग्रेटिंग की वो क्या बताती है कि ये है जी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा है। तो थीटा एम और ये एम लेमडा ये क्या स्टैंड करता है, बहुत इजी है, सिंपल समझना। हाँ जी, डी साइन थीटा एम लेमडा तो है, बट दिस एम इज नॉट लाइक दैट। ये जो है एक्चुअल इक्वेशन जो थी वो हमारे पास ये है डी साइन थीटा, दिस इज लाइक दिस वे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, और इसको हम बोलते हैं कि ये बेसिक कंडीशन है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। तो उस वाले से ये डायफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एम की वैल्यू थी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। जीरो से मतलब है सेंट्रल पॉइंट, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते थे, और ये 1 2 3 अप टू सो ऑन से शुरू होता है। ऑन रीअरेंजिंग देम वी गेट हियर लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा एम ओवर एम। तो अगर हम ये देखें इस इक्वेशन के अंदर भी, तो जिस एंगल का थीटा है एज यू कैन सी है, तो ये थीटा 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये थीटा 2 है तो ये सेकंड ऑर्डर। तो इसका मतलब आपका अगर थीटा 1 है, एम इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि आपकी इक्वेशन के अंदर जो एंगल इस्तेमाल हो रहा है वो पहले वाला है। तो आप लिख सकते हैं इसको डी, तो फिक्स है डी साइन थीटा, you can see here d sin थीटा, ये 1 के लिए था, इज इक्वल टू m की वैल्यू होगी 1 और ये होगा लेमडा, और ये भी लेमडा 1 आ जाएगा। सो दिस कुड बी द फर्स्ट वेवलेंथ है। तो आप इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ चेंज कर रहे हैं कि लेमडा एसोसिएटेड है थीटा m के साथ। तो अगर आप इसको रीअरेंज करें तो लेमडा 1 की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह से d की वैल्यू है, m की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 के हिसाब से, और यू कैन राइट है डायरेक्टली एज थीटा 2 और एम। आप देखें
तो ये जो ब्लू वाली शेड्स हैं ये आपको बता रही हैं कि ये आपके पास क्या जी थीटा वन है, और ये आपके पास क्या जी थीटा टू है। तो थीटा वन को अगर आप मध्य रखें तो ये स्क्रीन से ग्रेटिंग तक का जो डिस्टेंस है ये आपने नोट करना है, और ये आपके पास आ जाएगा। सेकेंडली दिस इज द डी, ये डी की वैल्यू है, यहाँ से आपने निकालनी है, और ये सारे स्टेप्स जो है हमने कंप्लीट करना है। तो इसको कैसे कंडक्ट किया जाएगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएंगी जरा देखिएगा। अब ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन लेनी है तो आपने अपनी लैब में जाना है, लैब में जाके एग्जैक्टली ऐसे ही आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप को जोड़ देना है। आफ्टर गेटिंग द अरेंजमेंट लाइक दिस यू कैन सी हियर दिस इज द सेंट्रल स्पॉट, और ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये भी फर्स्ट मैक्सिमा है, और फिर जाके कहीं दूसरा आपका यू कैन से कि ये सेकंड मैक्सिमा और सेकंड मिन आ इन द सेम वे ये ग्रेटिंग पड़ी हुई है, और ग्रेटिंग पे जैसे हम शाइन करते हैं तो ये एक रिफ्लेक्शन पैटर्न भी शो हो रहा है। बट वी आर इंटरेस्टेड विद द ट्रांसमिशन पैटर्न, तो हम ट्रांसमिशन ग्रेटिंग को अप्लाई करेंगे, और स्क्रीन जो है हमने स्क्रीन की बजाय यहाँ पे वॉल ली हुई थी, और वॉल के मुताबिक ही हमने इसको पैटर्न को जनरेट करवा दिया यहाँ पे। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, इसी तरह से फिर सेकेंड मैक्सिमा को हम ले आए थे। और इसी सेटअप को देखें तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव कर रहा है कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इसको हमने वैसे ही छोड़ दिया, ये हमारा फर्स्ट मैक्सिमा है और ये सेकंड मैक्सिमा है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कार तो ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें पता होना चाहिए, और ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास हो सकता है फिक्स पॉइंट है, इसको कैपिटल डी कह लें आप। और ये जो है ये इट इज़ कॉल्ड दी यू कैन से द वाई वन, ये वाई वन पोजिशन है, एंड ये है वाई टू पोजिशन। तो स्क्रीन के ऊपर जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक तो ये डिस्टेंस जो है आपको पता हो दिस इज द कैपिटल डी, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से लेके यहाँ तक का फासला है, स्क्रीन तक का फासला। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये होगा आपके पास वाई बाय वन, ठीक है जी, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। इसी तरह अगर आपके पास कोई सेकंड मैक्सिमा आता है तो वो होगा आपके पास वाई टू, और वो लिखा जाएगा इस सेंस में यहाँ से लेके यहाँ तक का पोजीशन जो पोजीशन है ये वाई टू लिखी जाएगी। तो अगर आप देखें तो हमारे पास दो डिस्टेंस, एक परपेंडिकुलर है और एक आपके पास स्क्रीन वाला, तो ये एक किस्म की क्या बन गई है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो यहाँ पे डेवलप हो रही है, उस राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से आपके पास जो है कंप्यूट करना आसान हो जाएगा कि हम रिक्वायर क्या है। हमें रिक्वायर जो है फिलहाल इस सिचुएशन के अंदर एंगल है कि थीटा वन कैसे निकाला जाएगा। तो वेरी इजी वे कि आपके पास स्क्रीन से लेके इस तक का फासला पता है, उसका पोजीशन भी पता है, मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन ऑन द स्क्रीन पता है जिसको आप वाई वन कह रहे हैं। तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा कुड बी रिटन एज परपेंडिकुलर ओवर बेस है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है जी वाई वन, और बेस क्या है टी वन। तो ये वन वन है तो इट कुड बी कॉल्ड एज अ थीटा वन, tan थीटा वन। तो tan इनवर्स लेंगे तो वाई वन ओवर डी वन आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसी तरह से आप थीटा टू भी निकाल सकते हैं। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम जो है थीटा टू की वैल्यू और थीटा वन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हमने नेक्स्ट सेटअप जो है वो लिखा हुआ है कि जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले जो है ऑर्डर ऑफ द फ्रिंजेस नोट किया जाएगा, और फिर उसका एंगल निकाला जाएगा। फिर उसके बाद जो है एवरेज वेवलेंथ फाइंड आउट की जाएगी। तो ये किस तरह से किया गया ऊपर वाला टेबल, आइए इसकी डिटेल नीचे अवेलेबल है। डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड ग्रेटिंग, तो वो कैपिटल डी लिखा 1.90 मीटर। तो ये तकरीबन 1.9 मीटर रखा हुआ था डिस्टेंस हमने। और ये है लोकेशन S1 जो कि Y1 है एक्चुअली। तो ये Y1 है, S1 जो है पोजीशन ऑन स्क्रीन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा 1.58 मीटर है, ठीक है जी। और इस तरह से ये 4.72 मीटर है, ये सेंट्रल मैक्सिमा से। और थीटा वन निकालने की कोशिश की हमने, वही फॉर्मूला लगा के साइन थीटा सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू इट एक्चुअली दिस इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला गिव्स यू लाइक दिस वे कि tan थीटा
एंड थीटा 1 इज इक्वल टू S1 ओवर 2D है। ये S1 ओवर 2D भी लिखा जा सकता है या जस्ट Y1 लिखा जा सकता है। ये कैसे लिखा जा रहा है? इट्स वेरी इजी कि आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिमा जो है वो डबल है। तो ये S1 जो है इट रिप्रेजेंट्स दैट कि ये आपने टोटल डिस्टेंस नोट किया हुआ है कि टोटल मैक्सिमा की पोजीशन का कितना फासला है, और उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, और जो कि Y1 के बराबर होगा। so you can write this as also, but ज़्यादा टेक्निकली अगर आप गलती को कम करना चाहते हैं तो आप पूरा डिस्टेंस नोट करें जो कि दो मैक्सिमा के दरमियान है, और उसको 2 से डिवाइड करें तो वो एक मैक्सिमा का डिस्टेंस आ जाएगा सेकेंड। तो आप इसको 10 यूनिट्स लिखते हैं तो ये आ जाएगा 22.57 डिग्री। इन द फेव थीटा 1 थीटा 2 निकालते हैं तो ये है 51.16 डिग्री। मीन वैल्यू जो है आप जानते हैं कि अभी हमने निकाला कि जो लैम्डा है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 डिपेंड्स अपॉन थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यूज़ के ऊपर। तो आप इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। टोटल वैल्यू जो फाइनल वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, वो है 644.15 नैनोमीटर। तो ये है हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ लैम्डा आ जाएगी, और इस मीन वैल्यू ऑफ लैम्डा के मुताबिक हम इसको फर्दर जो है वो चीज़ों को पुट कर सकते हैं। ये यहाँ आपका रिजल्ट आ गया, और ये है रिजल्ट हमारा जो कि आपको दे रहा है कि ये एवरेज वैल्यू है किसकी की, लैम्डा की, और इसकी वैल्यू आ रही है 644.15 नैनोमीटर, और ये हमारी एवरेज वैल्यू है। ये एवरेज वैल्यू कंप्यूट करने के बाद आपने अब एक्चुअल वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करना है। हमारे पास रेड लाइट थी, तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 632 नैनोमीटर। अच्छा, तो सेकेंड इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप एक्चुअल वैल्यू के ऊपर जो है लेज़र जो जनरेट कर रही है लाइट, वो भी लिखी होती है। तो आपने इसके लेज़र लाइट जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके पीछे लिखना है कि आउटपुट वो कितनी दे रही है, उसको आपने नोट कर लेना है। जैसे आप उसकी आउटपुट को नोट करेंगे तो वहाँ पे लिखा है एरर निकालने का तरीका। तो परसेंटेज एरर जो है वो बराबर होता है एक्चुअल माइनस थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय द 100 है। तो 632.8 नैनोमीटर लिखा है, उसके ऊपर डिवाइस के ऊपर लिखा हुआ एक्चुअल वैल्यू होगी ये, और ये कैलकुलेटेड है, और ये साथ में डिवाइड कर दिया एक्चुअल के साथ, और ये मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देखेंगे कि कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल वाली जो है, कैलकुलेटेड वाली जो है वो ज़्यादा है और एक्चुअल वाली कम है। इसका मतलब आपकी वैल्यू जो है वो किस में जा सकती है, नेगेटिव में भी जा सकती हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने हमेशा एरर वाले हिस्से के ऊपर जो है हमेशा मॉड लगाना है, ताकि ये पता हो कि दिस एरर कुड बी पॉजिटिव, कुड बी नेगेटिव, और इसके अंदर इतनी परसेंटेज बात है। तो एज वी सेड दैट कि अगर आपका एरर जो डिप है वो 5% से कम है तो इट कुड बी एप्लीकेबल और ये एक्सेप्टेबल है। तो हमारा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एरर आ रहा है वो 1.79% आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस एक्सपेरिमेंट को ठीक तस्वर कर सकते हैं और इसको हम एक्सेप्टेबल मान सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है आज के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वेवलेंथ को फाइंड किया, जो कि हमारे पास डी की वैल्यू के साथ निकाला गया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है हमने वो नहीं डिस्कस की अभी तक, वो है कि डी की वैल्यू किस तरह से फाइंड की गई थी। ये तो लाइन्स हैं कि पर मिलीमीटर के हिसाब से है, 600 लाइन से। तो ये किस तरह से हम इसको कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस हवाले से है 600 लाइन्स पर मिलीमीटर है। तो आपको याद होगा आपने डी की वैल्यू कंप्यूट की थी, तो डी की वैल्यू को आपने एक लाइन का हिसाब रखना है 1/60 मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर ऊपर है। तो 1 मिलीमीटर के अंदर कितनी लाइन हैं तो उस हिसाब से करेंगे। तो ये डी की वैल्यू जो है, स्मॉल डी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, और उसके मुताबिक ये सारी वैल्यूज चलेंगी। तो इसके मुताबिक हम इसको कंडक्ट करेंगे। तो आपने इस डी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और ये डी की वैल्यू आप जानते हैं कि पिछली एक्सपेरिमेंट के अंदर भी डिटेल में हमने ये बता चुके थे कि डी स्मॉल डी निकालने का तरीकाकार क्या है, और ये 1/600 वाली तो हमने लास्ट टाइम भी की है वैल्यू। तो वहाँ से आपने इस वैल्यू को कंप्यूट करके यहाँ पे पुट करेंगे तो ये गाय वन लेमडा वन आ जाएगा, फिर ये लेमडा टू आ जाएगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर हम
यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि आप एक ऑब्जेक्ट रखेंगे लाइट के रास्ते में, और उससे जो डायफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट होता है उसके ज़रिए से हम पता लगाएंगे कि उस ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है और उसको कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने सवालात पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।